नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। फिल्मों का प्रचार करना और फिल्मों के जरिए अपनी राजनीति को धार देना, ये शौक बीजेपी को काफी महंगा पड़ गया और इस बार ये नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है महाराष्ट्र में। अभी 6 महीने नहीं हुए बीजेपी की सरकार वहां पर बने, उसने बड़े प्रयत्नों से उसने महागठबंधन की सरकार को परास्त किया था। यानी जो लोकसभा चुनाव में जो उसको हार मिली थी उसका उसने बदला एक तरह से लिया। महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ी भारी जीत बीजेपी को हासिल हुई और एकनाथ शिंदे के को जिस तरह उसने अपने पाले में करके जहां उसने सरकार जो सत्ता चुराई थी उस सत्ता को उसने बरकरार रखा और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब बीजेपी की हालत महाराष्ट्र में खराब हो रही है क्योंकि बीजेपी इस समय जिस रास्ते पर चल रही है और अपनी महायुति सरकार को जिस रास्ते पर ले जा रही है उसका नतीजा कल हमको नागपुर में देखने मिला, जहां पर एक विवाद के कारण हिंसा भड़क गई। और विवाद क्या है ये भी आप अच्छे से जानते हैं, औरंगजेब की कब्र को लेकर। 318 साल पुरानी कब्र बनी हुई है। 1707 में मार्च में औरंगजेब की डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद वो कब्र बनी औरंगाबाद में। 318 सालों में कभी इस पर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि ये कब्र को उखाड़ा जाना चाहिए। हालांकि औरंगजेब को लेकर तरह तरह की बातें होती रही, वो कितने क्रूर थे, उनके राज में किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उन्होंने कैसे कहां कहां लूटा, कौन से मंदिर गिराए, बहुत सारी बातें हुई। हालांकि ये बात भी तथ्य है कि बहुत सारे मंदिरों के लिए औरंगजेब ने दान दिया और काम भी किया। बहुत सारी चीजें, दोनों अच्छी और बुरी दोनों बातें चलती रही, लेकिन बात कभी कब्र को उखाड़ने की नहीं आई, उसको फेंकने की नहीं आई, उस पर शौचालय बनाने की नहीं आई, कब्र पे थूकने की अनुमति देने की नहीं आई। ये सारी बातें उठी हैं अब, जबकि छावा फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। फिल्में होती हैं आपके मनोरंजन के लिए और ऐतिहासिक घटनाओं पर भी जो फिल्में बनती हैं उनमें जो मनोरंजन के हिसाब से या थोड़ा उसमें काल्पनिकता का पुट डाल दिया जाता है या अपनी बात को दिखाने के लिए एक कैरेक्टर को बहुत क्रूर और दूसरे को बहुत वीर, इस तरह का चरित्र चित्रण किया जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार किसी ऐतिहासिक विषय पर फिल्म बनी हो। हमेशा से फिल्मों का विषय रहा है, इतिहास को लेकर बहुत सी फिल्में बनी, लेकिन बीजेपी ने अब जो ये नया सिलसिला शुरू किया है कि वो फिल्में प्रमोट करती है। आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरीज, इन सारी फिल्मों का जिक्र तो खुद मोदी ने चुनाव में किया था और अब जैसे ही छावा फिल्म रिलीज हुई तो उसमें दिखाया गया कि औरंगजेब कितना क्रूर है। और औरंगजेब की ये क्रूरता, उसका निर्दयी चेहरा दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि संभाजी महाराज को बहुत वीर दिखाना था और ये बताना था कि औरंगजेब ने उन पर कितनी क्रूरता की। तो ये फिल्म का विषय था, राजनीति का विषय नहीं था, लेकिन बीजेपी ने इसको राजनीति का विषय बना लिया और औरंगजेब की क्रूरता को सौंप दिया अपने जो कहना चाहिए जो छुटभइये नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और बड़े नेता भी, उन सब के हाथों में कि अब आप इसको लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा करिए और पूरे देश में इस पर एक अनावश्यक बहसबाजी जो है वो शुरू हो सकती है। और ऐसा ही हुआ। बीजेपी ने इस काम को बड़े अच्छे से किया, उसका साथ दिया विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने, और इसी की परिणति कल हमको देखने मिली नागपुर में। आप जानते हैं कि किस तरह छावा फिल्म को कई जगहों पर टैक्स फ्री किया गया और औरंगजेब को लेकर सपा सांसद माफ कीजिए, सपा विधायक अबू आजमी ने जो बयान दिया था, उनका ये कहना था कि औरंगजेब क्रूर है, ऐसा मैं नहीं मानता। और शिवाजी के साथ उनकी जो लड़ाई थी या संभाजी के साथ जो उनकी लड़ाई थी वो धर्म को लेकर नहीं थी, वो सत्ता के लिए थी, वो राज्य विस्तार के लिए थी। तो उनके इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी है क्योंकि उस जमाने में लड़ाइयां जो होती थी वो राज्य विस्तार के लिए होती थी, धर्म उसमें कहीं नहीं आता था। लेकिन अब इतिहास को धर्म के नजरिए से देखने की जो शुरुआत हुई है उसमें बीजेपी ने इस विवाद को खूब हवा दी। अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए महाराष्ट्र में विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। उसके बाद चाहे आदित्यनाथ योगी हैं, चाहे नीतीश राणे हैं, ऐसे तमाम नेताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर बयान दिए और अब भी वो बयानबाजी जारी है। और कल इसका जो नागपुर में औरंगजेब के की कब्र हटाने को लेकर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया, फिर उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी की जिससे दूसरे पक्ष का गुस्सा भड़क गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। नागपुर जैसे शांत शहर में कर्फ्यू की नौबत आ गई, आगजनी की घटनाएं हुई, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, पुलिस वालों पर हमले हुए। ये सब कभी नहीं होता था। 100 साल पहले 1923 में नागपुर में एक बार हिंदू मुसलमान झगड़ा हुआ था। 1925 में वहां संघ बना,
मुख्यालय भी नागपुर में ही है संघ का। 1927 में एक बार और दंगे हुए, लेकिन उसके बाद नागपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ। 100 सालों में जो काम नहीं हुआ, मोदी जी ने या उनकी सरकार ने या बीजेपी ने इसको भी मुमकिन कर दिखाया है। और राहुल गांधी की बात यहाँ पर फिर एक बार सच साबित हुई दिखाई देती है कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, आग लगाने की देर है। और इस समय केरोसिन जो है वो नागपुर और उसके बाद पता नहीं और किन किन शहरों में फैलेगा। गनीमत है कि अभी भी मतलब कल महाराष्ट्र के कई शहरों में इस तरह के प्रदर्शन हुए औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर, और बाबरी मस्जिद की याद भी दिलाई जा रही थी। लेकिन गनीमत है कि कहीं और हिंसा ऐसे नहीं भड़की। लेकिन नागपुर में भी जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो नागपुर के हैं। नितिन गडकरी जो बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं, वो नागपुर के हैं। चंद्रशेखर बावनकुले जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो नागपुर के हैं। ये सारे लोग नागपुर के हैं। उसके बाद नागपुर में अगर बीजेपी का ये कहना है कि साजिश के तहत हुआ और ये सब जो है महाविकास अघाड़ी पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है, और तो अगर साजिश हो रही थी तो आप लोग क्या सो रहे थे, ये सवाल अब उठ रहा है और बार बार ये सवाल उठेगा। आज देश भर में इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अभी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह तमाम नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि पीएम मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनका एक बयान आ जाता संसद से, अगर खड़े होकर वो ये बोल देते कि नागपुर में जो कुछ हुआ वो दुखद है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो उसका काफी दूर तक संदेश जाता, अच्छा असर जाता। मोदी यहाँ पर एक बार फिर वो मौका चूक गए। जैसा उन्होंने मणिपुर में मौका खो दिया था, वैसा ही मौका शायद वो महाराष्ट्र में भी खो रहे हैं। और आज संसद पहुंचे थे मोदी और उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर बातें की महाकुंभ को लेकर, और महाकुंभ पर उन्होंने इतनी तारीफें की, राम मंदिर बनने का भी उन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि गंगा जी को लाना कितना कठिन काम था, और वैसा ही कठिन काम अब उन्होंने इस तरह से उसको अंजाम दिया है। यानी बीजेपी के दौर में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। इस किस्म की बातें आज नरेंद्र मोदी ने की। विपक्ष ने भी मान लिया कि ठीक है भाई, बहुत अच्छा आयोजन हुआ था। लेकिन विपक्ष जब महाकुंभ पर अपनी बात रखना चाह रहा था तो संसद में उनको इसकी अनुमति नहीं मिली। और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने देना चाहिए था, लेकिन ये नया इंडिया है जहां आवाज रोकी जाती है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, एक बार उसको सुनते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं नागपुर और क्या कुछ हो रहा है नागपुर में, किस तरह से चीजें बढ़ रही हैं महाराष्ट्र में और कैसे फंस रही है बीजेपी, क्यों मान ली देवेंद्र फडणवीस ने अपनी गलती। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, पर पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी को। तो दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया है, राहुल गांधी ने बता दिया। और इस नए इंडिया में कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, किस तरह लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंच रहा है, ये भी अब हम देख रहे हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा चल रहा है और इसमें शुरू से बीजेपी अलग अलग मुद्दों पर फंसती हुई दिख रही है। वक्फ बोर्ड का मामला कल था, जिस पर बीजेपी अभी को उसको जवाब देना बाकी है कि आखिर उसने क्यों जेपीसी में जो विपक्षी सांसदों की बात उसने नहीं सुनी। इस पर अभी बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। राहुल गांधी की बात आपने सुनी। अब चलते हैं नागपुर, और नागपुर की हिंसा को लेकर क्या कुछ अभी माहौल बन रहा है। आज इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। राकेश जी, हम लगातार देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ। जब वो मुख्यमंत्री बने थे, मतलब अभी
पद नहीं संभाला था, तब भी परभणी की हिंसा हो गई थी, वहां पर दलित का मामला था। अब ये जो है सांप्रदायिक हिंसा, और वो भी नागपुर जैसे शहर में जहां पर हिंसा का कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है। मैंने बताया कि 100 साल पहले जो कुछ हुआ था उसके बाद यहाँ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो सब माहौल बन रहा है उसमें देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं, विधानसभा में उन्होंने ये कहा कि छावा फिल्म के कारण ही ये हिंसा जो है भड़की है। और उधर उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, कि जिन लोगों को औरंगजेब से सहानुभूति है उनको ये छावा फिल्म देखनी चाहिए तो सच समझ में आएगा। दोनों बातें, एक मुख्यमंत्री एक बात बोल रहा है, उप मुख्यमंत्री दूसरी बात बोल रहा है। और देवेंद्र फडणवीस तो लगातार औरंगजेब को लेकर खुद भी वो विवादित बयान देते आए हैं। अब जबकि हिंसा भड़क गई है तो वो मान रहे हैं। और ये बीजेपी ही है जिसने अपने राज्यों में छावा को टैक्स फ्री भी कर दिया था। तो क्या कहेंगे, क्या फडणवीस यहाँ मान रहे हैं कि गलती हुई है बीजेपी से, या अब उनको ऐसा लग रहा है कि मामला हाथ से निकल गया है? देखिए, गलती मानने का चलन तो भारतीय जनता पार्टी में कभी रहा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रशासन करने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में किस कदर नाकाम रहती है, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश में भी आप देख चुके हैं, मणिपुर में पूरा देश और दुनिया देख चुकी है, मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है जहाँ पे जंगल राज कायम है, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं। वही अब मध्य महाराष्ट्र में हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस छावा फिल्म के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो उस फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। सरकार और बीजेपी तो उसका प्रमोशन करने में लगे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री किया जा रहा है। नागपुर जैसे शहर में दंगा होना सचमुच चिंता की बात है, और वो भी 300 साल पहले, 318 साल पहले मर चुके मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर। सर मित्रा जी, अदम गोंडवी साहब हमारे देश के बड़े कवि हुए हैं। उनकी एक हिंदी गजल से अपनी बात को और स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम इतिहास को क्यों कुरेदना चाहते हैं। उससे रोकने की बात अदम गोंडवी साहब ने कही है। उन्होंने कहा कि हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गैर गलतियां बाबर की थी, गैर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू, जार और चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। बहुत लेकिन आदम गोंडवी की सुनने वाला कौन है इस दौर में? अब तो मजहबी नगमात छेड़कर ही अपने सियासी मंसूबे साधे जा रहे हैं। और किस औरंगजेब की कब्र को मिटाना चाहते हैं? किसकी कब्र को वहां से आप नेस्तनाबूद करना चाहते हैं? उस औरंगजेब की जिसने इन्हीं छावा के बेटे शाहू जी महाराज को 18 साल अपने पास रखा, और जब शाहू जी महाराज छूटे औरंगजेब के पास से, तो वे सबसे पहले औरंगजेब की कब्र पर गए। 1707 में 3 मार्च को औरंगजेब की मौत हुई जी। तब से अब तक गंगा में, यमुना में, कावेरी, गोदावरी सब में बहुत पानी बह चुका है। उस औरंगजेब को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता टेलीविजन चैनलों पर यह कहें कि औरंगजेब से छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार माफी मांगी, तब किसी को ऐतराज नहीं होता। संबित पात्रा का या सुधांशु त्रिवेदी का बयान है, संबित पात्रा का बयान है शायद, तब ये सारे लोग मौन रहते। अब उसकी कब्र को मिटाना चाहते हैं। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास सांप्रदायिक राजनीति के सिवा कुछ नहीं। जी। और उस औरंगजेब की कब्र आप मिटाना चाहते हैं जो खुद अपनी वसीयत में लिखकर गया था कि मेरी कब्र ऐसे बनाई जाए, मुझे ऐसे दफनाया जाए कि मैं अनचिन्हित रहूं, अनचीना रहूं, लोगों को मालूम न पड़े कि ये हिंदुस्तान के शहंशाह की कब्र, अपनी वसीयत में लिखकर गया। जी। अहमदनगर में उसकी मौत हुई। औरंगाबाद जिले का यह खुलदाबाद कस्बा है जहां पर उसे दफनाया गया, और वो भी इसलिए कि वो कहकर गया था कि मेरे गुरु जो हैं
सूफी संत थे जैनुद्दीन, उनके पास मुझे दफनाया जाए। आप मिटा दीजिए उसकी कब्र को, क्या फर्क पड़ेगा? इतिहास बदल जाएगा क्या उससे? क्या इतिहास में से ये तथ्य बदल जाएगा कि औरंगजेब ने अत्याचार किए थे? वो भी तो नहीं बदलेगा। आप कब्र मिटा देंगे तो क्या इतिहास की किताबों से उसके जुल्म और सितम खत्म हो जाएंगे? क्या छत्रपति संभाजी महाराज छावा को उसने जिस तरह प्रताड़ित करके मारा था वो इतिहास की किताबों में से मिट जाएगा? क्या ये मिट जाएगा कि उसने जजिया लगाया था? क्या इतिहास की किताबों में से ये मिट जाएगा कि औरंगजेब ही मुगल सल्तनत का वो बादशाह था जिसके नियंत्रण में इस आर्यावर्त का, इस महादेश का सबसे बड़ा भूभाग था? क्या ये मिट जाएगा कि औरंगजेब अपने युग का ऐसा बादशाह था कि उसके समय दुनिया की जीडीपी में 25 से 27% योगदान भारत का था? क्या ये मिट जाएगा कि उसके दरबार में अकबर के दरबार से भी ज्यादा हिंदू राजा थे? और अगर औरंगजेब की कब्र मिटाना है तो उन राजे रजवाड़ों और उनके वंशजों के बारे में क्या राय है देवेंद्र फडणवीस, जिनके वंशज आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में है, जिनके पूर्वज औरंगजेब के दरबार में दरबारी थे, मनसबदार थे? मिर्जा राजा जय सिंह, जिनके नाम पर जयपुर शहर बसा हुआ है, उनकी पोती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं। उनके हवा महल का क्या करेंगे? उनके सिटी पैलेस का क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आग से खेल रही है। इस वक्त इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दे भड़काना, वो भी उस महाराष्ट्र में जहां किसान भुखमरी के कगार पर हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार वहां आत्महत्या कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने आप में एक राय नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन और खतरनाक होने वाले। जैसे जैसे बिहार का चुनाव पास आता जाएगा, 1.5-2 साल बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता जाएगा, तो बीजेपी इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति को और हवा देने का काम करेगी। और इस पहले चरण में मैं ये और जोड़ना चाहता हूं कि वो जो दौर था, सामंती दौर था, राजशाही का दौर था, वह सारे राजे रजवाड़े इसी तरह से करते। हिंदू राजाओं की इतनी लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अपने पिता, अपने भाइयों, अपने सगे संबंधियों की हत्या करके, पुत्र ने पिता की हत्या की, पिता ने पुत्र की हत्या की, भाई ने भाई की हत्या की और सिंहासन पाया। वर्षों लड़ते रहे। राणा कुंभा की हत्या करने वाले उनके पुत्र थे। बिंबिसार को कैद करके, मगध साम्राज्य के पहले सम्राट बिंबिसार को कैद करके असहनीय यातनाएं देने वाले उनके सुपुत्र अजातशत्रु थे। हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा, उसके बारे में तो किंवदंती है सर्वमित्रा जी कि वो 16 साल घोड़े पर बैठा रहा, 16 साल युद्ध करता रहा। उसने किससे युद्ध किया? मुसलमान तो तबाह ही नहीं थे भारत। पुलकेशन द्वितीय के साथ उसका युद्ध हुआ है। तो राजाओं के अत्याचार, उनके जुल्म और सितम का बदला आज की पीढ़ी से लिया जाएगा तो आप किस किस से जब बदला लेंगे? मेरा स्पष्ट मानना यह है कि बीजेपी और आरएसएस इस देश को विभाजन की ओर ले जा रहे हैं, एक और विभाजन कराना चाहते हैं, गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं इस देश। जी सर। जी बिल्कुल। और बीजेपी जो है उसने इस देश को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे तबाह करने का एक बीड़ा ही उठा लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया जब आगे बढ़ने की बात कर रही है। अभी राकेश जी, आज अभी कुछ घंटों में सुनीता विलियम्स जो हैं वो स्पेस से लौटने वाली हैं और उनको स्पेस से लाने के लिए जो काम किया है वो एलन मस्क ने किया है, या अमेरिका में वहां वो सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ये वैज्ञानिक चेतना नहीं थी या हमारे यहाँ अंतरिक्ष के कार्यक्रम नहीं हुए, बहुत सारे कार्यक्रम हुए। उस समय नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया। हो सकता था आज हम भी, जब हम सुनीता विलियम्स पे इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि वो भारतीय मूल की हैं, तो हम इस बात पर भी उसका श्रेय ले सकते थे कि हमने उनकी वापसी में योगदान दिया। लेकिन हमको अब इन बातों से कोई मतलब नहीं है, यानी सरकार को कोई मतलब नहीं है। और प्रियांक खड़गे जो हैं
कांग्रेस के विधायक, कर्नाटक में मंत्री, उन्होंने एक बड़ा जरूरी वक्तव्य दिया है, उसको सुनते हैं कि क्या कहते हैं प्रियांक खड़गे। उसके बाद इमरान मसूद और मनोज झा, आरजेडी सांसद जो हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। पहले सुनते हैं प्रियांक खड़गे को। The BJP leader should decide whether they want to take the country forward or backward. When the entire world is talking about free trade, when the entire world is talking about artificial intelligence, BJP leaders are talking about Aurangzeb. What is this nonsense? By digging up a grave or bringing it down to the ground, what are they going to achieve? Is history going to change? Is the present going to change? Is the future of Indians or the young youth going to change? I think BJP is gone senile. I think they don't know what to discuss and what should be the priorities for the country. The Bloom report says more than 100 crore people don't have extra income to spend, and these people are talking about Aurangzeb. By destroying the graves of any king or any emperor, is it going to make anybody better? And like I said, why are they living in the past? People have elected you to live in the present and set the future right for the youngsters. जब पूरे विश्व में AI के चर्चा हो रहा है, ये औरंगजेब के चर्चे में लगे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। शर्म आनी चाहिए, लेकिन क्या शर्म आएगी राकेश जी? क्योंकि कर्नाटक में भी आप याद कीजिए, टीपू सुल्तान को लेकर इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। हालांकि वहां की जनता ने समझदारी का परिचय दिया और कांग्रेस की सरकार रही, तो वो मामला जो है उस तरीके से मोड़ नहीं ले पाया जिसकी कोशिश बीजेपी करती रही है। और खुदा ना खास्ता अगर फिर से बीजेपी को वहां आने का मौका मिले तो वो टीपू सुल्तान के लिए भी ऐसा ही कुछ करेगी। लेकिन यहाँ पर जो औरंगजेब को लेकर जो प्रियांक खड़गे ने जो बात कही कि पूरी दुनिया AI की बात कर रही है और फ्री ट्रेड की बात कर रही है और हम यहाँ पर पीछे जा रहे हैं, और राहुल गांधी ने भी यही सवाल उठाया था कि आप रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं, आप हमेशा पीछे ही लौटना चाहते हैं, आगे की आप देख ही नहीं रहे हैं। क्या बीजेपी को शर्म आएगी कि वाकई कहां उसने देश को पहुंचा दिया है? शर्म से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। मई 2014 की एक पवित्र संध्या को, जिस दिन बीजेपी को बहुमत मिला था, उस दिन शर्म बीजेपी और आरएसएस के लोगों के लिए भारत भूमि छोड़कर विदा हुई। उन्हें किसी बात पर शर्म नहीं आती। उन्हें शर्म नहीं आती कि 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे। उन्हें शर्म नहीं आती कि देश की आजादी के बाद पिछली आधी सदी में सबसे बड़ी बेरोजगारी इस समय है। उन्हें शर्म नहीं आती सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हजारों किसान साल साल भर, डेढ़ साल देश की राजधानी की सीमा पर बैठे। उन्हें शर्म नहीं आती कि पड़ोसी देश चीन ने हमारे देश की सीमाओं के भीतर घुसकर अतिक्रमण कर लिया है, बस्तियां बसा ली। प्रधानमंत्री एक पॉडकास्ट में जो कुछ कहते हैं, देश का सेनाध्यक्ष, देश की सेनाएं उसका खंडन कर देती। प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। तो प्रियंक खड़गे जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने रियर मिरर की बात कही है, मैं उसको कहता हूं कि रिवर्स गियर में डाल दिया इस देश को। गाड़ी आगे की तरफ चलती है, रिवर्स में तो सिर्फ उस स्थिति में डाला जाता है जब आपको कोई टर्न लेना हो, कोई आगे बाधा हो, व्यवधान। लेकिन आरएसएस और बीजेपी भारत को रिवर्स गियर में डालकर 16वीं शताब्दी के स्टेशन पर ले जाना चाहते हैं। जहां 16वीं शताब्दी में देश था, वहां ले जाकर खड़ा कर देना चाहते हैं। इसलिए वे ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं। राहुल गांधी भी यही बात दोहरा रहे हैं। आप अंतर भी देख लीजिए। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने वाला। मुगलों ने भी, मुगल आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उसकी अगुवाई में 1857 की क्रांति हुई। वो उसका कमांडर इन चीफ थे, उसका नेता था बहादुर शाह जफर। इन्हें अंग्रेजों से कोई शिकायत नहीं होती। आपने कभी नहीं सुना होगा सर्वमित्रा दी कि आरएसएस या बीजेपी के लोगों को अंग्रेजों से कोई शिकायत। अंग्रेजों को तो ये अपना प्रभु मानते, अपना मालिक मानते। आजादी की लड़ाई में भी उनके साथ थे और उसके बाद भी भूले से नाम नहीं थे। जबकि ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत, जो सोने की चिड़िया कहलाता था,
यहां से लूट लूट कर लाखों 4 लाख करोड़ की संपत्ति लूट कर 4000 लाख करोड़ की दौलत लूट कर ले गए। वो दौलत किसके काल की थी? वो दौलत मुगल साम्राज्य के काल की। आखिर मुगलों ने इतने लंबे समय तक राज किया, इसीलिए तो संपन्नता थी, जिसे लूटकर अंग्रेज ले गए। अंग्रेजों से इनको कोई शिकायत, इनकी कोई लड़ाई नहीं अंग्रेजों, इनकी लड़ाई मुगलों से है। एक बात और समझ ली, अदम गोंडवी ने अपनी हिंदी गजल में जो कहा है कि हम में से कोई शक है, कोई हूण है, कोई कुशान है। हम सब लोग दुनिया के कोने कोने से आकर भारत में बसे हैं, कौन किसका डीएनए जांचने जाएगा। लेकिन ये मुगल तो भारतीय ही हैं। बाबर के बाद का कोई मुगल बादशाह विदेशी नहीं है। इसी धरती में पैदा हुआ, इसी में दफन हो गया। उनसे लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से नहीं लड़े, न तब ना अब। आपने सही कहा कि अमेरिका स्पेस में जा रहा है, कहां से सुनीता विलियम्स को वापस लेकर आ रहे हैं। हमारे एन पड़ोस में चीन, उसने 6वीं जनरेशन का युद्धक विमान बना दिया है, जंगी जहाज बना लिया है। हम अभी इसी फेर में अटके हुए हैं कि अमेरिका से जहाज खरीदें कि रूस से खरीदें, Su-35 खरीदें या अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने जो थोप दिया है वो खरीदना पड़ेगा। हम कल पुर्जे नहीं बना पा रहे। तो ऐसी स्थितियों में देश पीछे की तरफ जाएगा। इसलिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है उन लोगों की जो देश को आगे ले जाने की बात करें, प्रगतिशीलता की बात करें। इतिहास की धूल में, इतिहास की राख में हाथ डालने से कुछ नहीं होगा। आप जितना उसको उछालेंगे, उसका कालिख, उसकी कालिख हमारे आपके सबके चेहरे पर ही है। पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस इस तथ्य को समझना नहीं चाहते, क्योंकि जिंदगी के असली सवालात के जवाब उनके पास नहीं है। जी बिल्कुल, सवाल तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, तथ्य भी जानते हैं, और शायद इसीलिए वो गुमराह कर रहे हैं देश को। और आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि अंग्रेजों से इनको कोई शिकायत नहीं है। और अगर क्रूरता की बात है तो अंग्रेज जो अंडमान निकोबार में वहां जो काला पानी की सजा जो देते थे, जो जलियांवाला बाग में उन्होंने किया, या जो तमाम पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने जिस तरह के अत्याचार किए, वो क्या थे? क्या वो मतलब बड़े सौहार्द, या जैसे आज के जज जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि मुस्कुराते हुए उन्होंने हमले तो नहीं किए होंगे? तो अंग्रेजों ने जो कुछ किया उस पर तो सवाल नहीं करती है बीजेपी। अभी एकनाथ शिंदे का आज का फिर एक बयान है जिसमें वो औरंगजेब को गद्दार और देशद्रोही बोल रहे हैं। अब उस समय के कौन से देश का उन्होंने द्रोह कर दिया? राजा तो वही थे, तो वो क्या अपने खिलाफ ही उन्होंने द्रोह कर दिया? ये एक अलग सवाल है। लेकिन सिंधिया जो कि वाकई जिन्होंने देशद्रोह किया, उस पर एकनाथ शिंदे कुछ नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल तय बात है। अभी हम सुन लेते हैं राकेश जी, मनोज झा, उन्होंने भी बड़ी सही बात कही है। देवेंद्र फडणवीस से कुछ सवाल उन्होंने भी किए हैं, और सुनते हैं इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा। पर पहले सुन लेते हैं मनोज झा को। जिस तरह से महाराष्ट्र में आगजनी हुई है, 20 लोग घायल हुए हैं, इस पर आप नहीं, सीधे तौर पे कहना है, मैंने सदन के अंदर कहा था कि इतिहास के बासी पन्नों में नायक और खलनायक ढूंढोगे तो आज की चुनौतियां आपके वश में नहीं है। सरकार फेल की है, सरकारी पार्टी फेल की है। क्या करोगे देश का अमन चैन नष्ट करके? भाई क्या हासिल होगा? औरंगजेब नौकरी देने आए, बाबर क्या, श्रीहर्ष, सम्राट अशोक से पूछे। आज की चुनौतियां देखिए, उसको डील करना सीखिए, अदरवाइज एक्नॉलेज करिए यू हैव फेल्ड। लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं कि मकबरे को प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन महिमा मंडन की हम इजाजत नहीं। किसने महिमा मंडन किया? कौन इस विमर्श को लेकर के आया? आईना रखे सामने देवेंद्र फडणवीस जी, आईना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आईना देखने की बात बोल दी उन्होंने, साफ साफ एकदम खरी खरी बात कही है। इमरान मसूद को भी सुन लेते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि कुछ भी हो जाए देश में अमन चैन जो है वो बरकरार रहना चाहिए हर हाल में। क्या कहा है इमरान मसूद ने, उसको सुनते हैं। देखिए, सरकार जिम्मेदार है। सरकार के संरक्षण में अगर इस प्रकार से लोगों को लड़ाने की कोशिशें की जाएंगी तो ये बहुत दुखद है। और
मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती के साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, बिना इस फर्क के कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय करने के लिए आपको आंख के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी। जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन होना चाहिए। क्या सर औरंगजेब को लेकर जो ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद हिंसा तक हो गई, क्या इतना जरूरी था ये मुद्दा और इस पे लोगों का रिएक्शन देना कि एक इतिहास के पन्ने को लेकर आज देश में आग लग रही है? देखिए, इतिहास के गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप नई नई कहानियां गढ़ रहे हो और नए नए लोगों के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हो। समाज के अंदर नफरत मत बोइए, समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारा बनेगा तभी देश तरक्की करेगा। देश के हित में नहीं है कि किसी भी सूरत के अंदर देश का अमन अमान खराब हो। देश का अमन अमान किसी सूरत भी खराब नहीं होना चाहिए। सबको सुरक्षित महसूस किया जाना चाहिए। यही सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी वर्ग के लोग अपने आप को। तो यहाँ पर राकेश जी, इमरान मसूद यही कह रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है? आज एनसीपी नेता ने मांग की है कि देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो हालात संभालने में नाकाम रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये मांग बिल्कुल उनकी सही है क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपको ये नहीं पता चला कि आपके अपने शहर में क्या कुछ हो रहा है। नितिन गडकरी ने भी अभी 2 दिन पहले जो शनिवार को उनका एक बयान आया था बहुत जरूरी, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को पढ़ने और बाकी सब आगे बढ़ने की बात की। उन्होंने एपीजे कलाम का भी जिक्र किया था। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर नितिन गडकरी को गलत साबित करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा किया या बीजेपी ने ऐसा कुछ किया था? क्योंकि नितिन गडकरी के बयान के बाद बहुत सवाल उठ रहे थे कि आखिर जाति और धर्म की बात के खिलाफ ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, जबकि मोदी की तो पूरी राजनीति ही वैसी है। और यहाँ पर क्या नितिन गडकरी भी अनजान बने रहे या बीजेपी के सब जो उनके अंदर खुफिया तंत्र तो सबका रहता है और वो सब जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। सुबह से जब हंगामा चल रहा था, जब आप ये वो वीडियो क्लिप्स भी हैं जिसमें देखा जा रहा है कि औरंगजेब के पुतले को दहन करने के बाद किस तरह एक कपड़े को भी आग लगाई जा रही है, यानी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी, कुछ लोगों ने, उपद्रवी तत्वों ने हिंसा की और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और अब आप ये भी कह रहे हैं कि पुलिस पर भी हमला हुआ तो हम जो है इस तरह से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन खिलवाड़ तो आपने होने दे दिया। क्या लगता है आपको, ये सब बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का कोई खेल है या कि फिर वो देश को वाकई उसका ध्यान जो है भटकाना चाहती, इसलिए ये सारा जो पूरा प्रकरण है वो रचा गया? देखिए, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति इसमें कम दिखाई दे रही है, पर बीजेपी की राजनीति ये है कि पूरे देश का ध्यान असली मुद्दों से भटका दिया जाए, इसीलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जाए। जो अभी इमरान मसूद ने कहा उसको लेकर डॉक्टर राजेश रेड्डी का एक शेर है जी। नई लाशें बिछाने के लिए ही, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे। वही इमरान मसूद ने कहा है कि देखिए, जब गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो नई लाशें बिछाई जाएंगी, सांप्रदायिक तनाव होगा, दंगे भड़केंगे, लाशें बिछेंगी। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग बिल्कुल जायज है। मुख्यमंत्री का अपना गृहनगर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का अपना गृहनगर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय, जिस शहर में हेडगेवार मंदिर बना हुआ है, डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर की समाधियां हैं, उस शहर में दंगा हो जाए और सरकार को पता ना चले, ये लोकल इंटेलिजेंस से लेकर स्टेट इंटेलिजेंस और सरकार की पूरी मशीनरी की नाकामी। लेकिन आप इस्तीफा मांगते रहिए। इस्तीफा होना ही होता तो 1.5-2 साल मणिपुर जलता रहा। वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ। वो इस्तीफा कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाना था और वहां अमेरिका की सरकार और दुनिया की तमाम मानवाधिकार एजेंसियों के सामने मुंह दिखाना था, तब वहां इस्तीफा हुआ और राष्ट्रपति शासन लगा। हरियाणा में खट्टर के पहले कार्यकाल में इतनी बड़ी हिंसा हुई थी जाट आंदोलन में, 40,000 करोड़ की संपत्तियां नष्ट हुई थी, 1 दर्जन लोग मारे गए थे, हेलीकॉप्टर से सेना उतारनी पड़ी थी, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। तो यहां भी इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन इस देश को ये समझना पड़ेगा असल में दंगों से किसे फायदा होता है, कौन वास्तव में मूल मुद्दे को लेकर आता है, शुरुआत कौन करता है।
मनोज कुमार झा साहब ने सही कहा कि शुरुआत किसने की, मुद्दा कहां से शुरू हुआ। मुद्दा तो औरंगजेब का यही लोग लेकर आए। नितिन गडकरी जहां तक मुसलमानों को शिक्षित होने की बात कर रहे हैं, तो पढ़ने लिखने का मशवरा दे रहे हैं, तो मेरा एक मशवरा नितिन गडकरी को भी है, वे पहले अपने नेता की पढ़ाई के बारे में बात कर लें। उनके नेता तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई किस स्तर की है, उनकी डिग्रियां आज तक संदिग्ध क्यों हैं। अब तो ग्रो के आई भी यही जवाब दे रहा है कि उनकी डिग्री पर विवाद है, इस पर भरोसा करना संभव नहीं है। तो नितिन गडकरी पहले अपने प्रधानमंत्री और अपनी पार्टी के नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि वे पढ़ें लिखें, इतिहास की अच्छी किताबें पढ़ें, देखें क्या सच्चाई है, वर्तमान को जानें। मुझे लगता है सबसे ज्यादा कुपड़ तो आज की तारीख में संघ और बीजेपी के लोग हैं, मुसलमानों को कहां दोष दे रहे हैं। नितिन गडकरी के अपने नेता के पढ़े लिखे होने का ये स्तर है कि विश्व विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री कह देते हैं कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी इतनी उन्नत थी कि गणेश जी के सर पर हाथी का सर लगा दिया। बादलों की ओट से राडार को धोखा दे देते। इतिहास में कहां से कहां की बात करते हैं। तो मेरा मशवरा गडकरी साहब से है कि कृपया एक दिन वे मोदी जी से निवेदन कर लें कि वे भी अच्छा पढ़ने लिखने का काम करें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। पर इस वक्त इस देश में जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, वो देश को 1947 से पहले के हालात में ले जाने का काम कर रही है। और ये बहुत खतरनाक है कि इस तरह की राजनीति को सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण है, सत्ता का संरक्षण है। सारे बयान आप देख लीजिए। अभी इतना अच्छा पर्व निकला अपना त्योहार होली का, किसने कोशिश की? जुमा और होली का दिन, एक रमजान का जुमा और होली एक दिन पड़ रहा था। इससे पहले भी कई बार पढ़ा है, कई बार जुमा पढ़ा है, लेकिन बयान किसने दिए? संभल के सीओ ने, मुख्यमंत्री ने उसकी तायीद कर दी। बीजेपी के सांसद इस तरह के बयान दे रहे थे कि हम तो सीधा ऊपर भेज देंगे, यानी यमराज का काम भी बीजेपी के सांसदों ने अपने हाथ में ले लिया। तो इस देश को यह समझना पड़ेगा कि सांप्रदायिकता की, धार्मिक नफरत की चिनगारी कौन सुलगा रहा है, पहली तीली कौन दिखा रहा है। और ये कोई कोरा आरोप नहीं है, रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट है। तो देश में आजादी के बाद जितने दंगे हुए हैं उसमें किसकी भूमिका ज्यादा है, किसको दंगों से फायदा होता है, ये सब सिद्ध प्रमाण प्रामाणिक रूप से सिद्ध। तब इस देश के लोग समझें कि दंगे इस वक्त क्यों भड़काए जा रहे हैं। ये सब जी बिल्कुल। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा वो कल से ही इस मामले में काफी उन्होंने बातें कही हैं, और अभी उनका आज उनके 2 ट्वीट आए हैं। वो दोनों ट्वीट्स हम देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने 2 लाइनों में काफी मार्के की बात कही है। पवन खेड़ा लिखते हैं, वो तुम्हारा ध्यान औरंगजेब पर ले जाएंगे, तुम उनका ध्यान अपनी खाली जेब पर ले आना। ये बिल्कुल उन्होंने सटीक बात कही कि जनता के पास कुछ नहीं है और औरंगजेब की बात हो रही है। दूसरा उन्होंने लिखा कि जिंदा लोग सवाल न पूछ सकें, इसीलिए भाजपा कब्र खोदने की बात करती है, इसको गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं। ये जो बड़ा प्रचलित मुहावरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसको बीजेपी ने अपनी राजनीति के तहत एकदम नए संदर्भ में पेश किया है। और राकेश जी, इतिहास की बात अभी हम कर रहे हैं क्योंकि औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद उठा, जिस पर बीजेपी नेता बहुत उन्होंने एक से एक बढ़कर सुझाव दिए हैं कि इसको अरब सागर में फेंकना चाहिए, इस पे शौचालय बनना चाहिए। आज एक बीजेपी नेता का वो बयान आया कि इस पर थूकने की अनुमति देनी चाहिए, इससे महाराष्ट्र में पर्यटन बढ़ेगा। तो ऐसे की बुद्धि पर तो बलिहारी और क्या कह सकते हैं। लेकिन इन नेताओं से ये सवाल पूछा जा सकता है कि पेशवाओं ने 1713 से 1857 तक शासन किया, कभी भी किसी ने भी औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात नहीं की। तब तो ताजा ही बनी थी, कुछ साल ही हुए थे, हटा भी सकते थे। अंग्रेज आए तब कोई ऐसी बात नहीं हुई। आजादी के बाद इतने साल भी कभी कोई बात नहीं हुई। अब ये जो बातें हो रही हैं, क्या इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कहीं वो लाड़की बहना का पैसा नहीं दे पा रही, कहीं वो लड़कियों की सुरक्षा पर फंसी हुई है, कहीं वो, क्योंकि जिस नागपुर में ये कल जो हिंसा भड़की, वो विदर्भ का इलाका, वहां पर किसान आत्महत्या, जिस पर पी साईनाथ की बहुत अच्छी किताब भी है, और ये आत्महत्या का सिलसिला कई सालों से चल रहा है, रुक नहीं रहा है। वहां पर पानी की इतनी गंभीर समस्या है पूरे महाराष्ट्र में। अभी हम देखेंगे कि गर्मी आएगी और महिलाओं को कितने कितने किलोमीटर पानी भरने के लिए जाना पड़ेगा।
अभी विधानसभा के बाहर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के विधायक फिर से मांग कर रहे हैं कि वहां से कब्र को हटाया जाए। यानी नागपुर में इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी आज ही मांग उठ रही है। अगर ये विधायक इस बात के लिए इकट्ठा होते कि किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार काम करे, हर गांव में पानी पहुंचे इसके लिए सरकार काम करे, तो क्या इससे वो सही मायनों में जनप्रतिनिधि नहीं कहलाते? अभी वो कौन से प्रतिनिधि कहला रहे हैं? देखिए, हम लोग शुरू से यही बात कर रहे हैं, ये विधायक इसकी मांग नहीं करेंगे कि विदर्भ में किसान, कपास के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, पानी की किल्लत है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, इसलिए इस तरह के विषय लेकर आते हैं। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रखा है कि इतने सालों में 1707 से अब तक 318 सालों में पेशवाओं का राज रहा, किसी ने नहीं कहा कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, पेशवाओं के ताबेदार थे सिंधिया घराने के लोग, महाजी सिंधिया द ग्रेट मराठा, सचमुच में महान थे। उन्होंने बहुत पराक्रम दिखाया अपने जीवन काल में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी थे, भले वहां पेशवा मराठे हार गए, लेकिन यही महाजी सिंधिया औरंगजेब के ही वंशज शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बिठाने का काम करते हैं दो बार। मेरी किताब सिंधिया और 1857 में प्रामाणिक रूप से दस्तावेजी प्रमाणों के साथ इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख है। एक बार नहीं, 2 बार किया। 2 बार शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर संकट हुआ, एक बार रोहिल्ला सरदार गुलाम कादर ने और एक बार और। दोनों बार महाजी सिंधिया ग्वालियर से अपनी फौज लेकर गए, उनको गद्दी पर बिठा रहा, उनसे पदवियां लेकर, पेशवा के लिए पदवियां लेकर आए। आप कल्पना कीजिए, मुगल सम्राट शाह आलम जबकि उस वक्त बहुत कमजोर हो चुका था, दिल्ली पे पालम एक कहावत थी कि मुगल साम्राज्य इतना सिमट चुका है, इसके बावजूद पेशवा शाह आलम की दी हुई पदवियां, वकील उल मुतलक और तमाम और, महाजी सिंधिया अलीजा बहादुर की पदवी लेकर आ गए। इन सब लोगों को कोई ऐतराज नहीं हुआ मुगलों से। महाजी सिंधिया ने, तत्कालीन पेशवा ने शाह आलम से नहीं कहा कि आपके बाबा ने, आपके परबाबा ने इतने अत्याचार किए थे, इसलिए हम आपकी कोई पदवी, कोई लकब मंजूर नहीं करेंगे। और क्यों दोबारा गद्दी पे बिठाया उसको, शाह आलम को? किसी पेशवा ने कब्र हटाने की बात नहीं कही, वो तो वहीं बैठे थे पूना में। जी, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते, छत्रपति संभाजी छावा के सुपुत्र, वे तो औरंगजेब के वहां से, मुगल कैद से आने के बाद सबसे पहले वहीं पहुंचे थे, औरंगजेब की कब्र पर। वो चाहते तो 2 मिनट में उखाड़ के फेंक देते, क्योंकि असल में इतिहास में इस तरह से गड़े मुद्दे उखाड़ने से, इतिहास के बासी पन्नों को पलटने से, बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है शायद इमरान मसूद ने, उससे कुछ हासिल नहीं होता। पवन खेड़ा ने बिल्कुल सही कहा है कि आप अपनी जेब का ख्याल करें, औरंगजेब का नहीं। जिंदा लोग आज के सवाल करते हैं, लाशों से सवाल नहीं करते। पर बीजेपी की पूरी राजनीति लाशों पर ही आधारित है, हमेशा से वे इसी तरह की राजनीति करते रहे। जी जी, जी बिल्कुल। और कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने एक अहम टिप्पणी की है कि बीजेपी जो है महाराष्ट्र को भी अब वो गुजरात बनाना चाहती है। तो जो गुजरात मॉडल जिसकी बात मोदी करते रहे, अब वो एक बड़े खतरनाक तरीके से महाराष्ट्र में लागू होता दिख रहा है। तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के जो दल हैं उनको थोड़ा और सतर्क होकर अब हालात संभालने की जिम्मेदारी, क्योंकि वो वहां पर विपक्ष है, तो वहां पर इस समय उनकी जिम्मेदारी शायद ज्यादा बढ़ गई है। और हो सकता है इंडिया गठबंधन के दल जो हैं इस पर विचार भी कर रहे हो, ना कर रहे हो, तो हमारा सुझाव है कि उनको जल्द से जल्द इस पर सोचना चाहिए। बहरहाल आपने जो बात की कि बीजेपी लाशों की राजनीति करती है, तो इस कार्यक्रम को खत्म करते हुए एक शेर अर्ज करती हूँ। शायर का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। ये बीजेपी जो है अपनी सियासत की दुकान को इसी रोशनी से जगमगाना चाहती है। जरूरत इस समय मोहब्बत की दुकान खोलने की है। तो राकेश जी, आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।